Good morning, students. Welcome to the online classes. Today we discuss about class 11th, subject biology, chapter number 8, cell, the unit of life, lecture number 7. हमने अपने पिछले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 6 में जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वह था राइबोसोम एंड इट्स फंक्शन, और आगे हम मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल में आगे देखें तो हमारे आता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की बात करें तो टी बोवेरी नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार 1888 में सेंट्रोसोम वर्ड को दिया था और इसकी डिस्कवरी की थी। सेंट्रोसोम्स जो होते हैं वो जनरली प्लांट सेल्स के अंदर नहीं पाए जाते, यानी कि प्लांट सेल्स में एब्सेंट होते हैं, जबकि एनिमल सेल, एल्गल सेल और फंगल सेल के अंदर न्यूक्लियस के पास में एक या दो गहरे पॉइंट के तौर पे आपको सेंट्रोसोम दिखाई देते हैं। किसी भी सेंट्रोसोम को आप देखते हो तो उसके बराबर बीच में आपको दो डेंस पॉइंट दिखाई देते हैं जो कहलाते हैं सेंट्रियोल। याद रखना, बीच में जो दो डेंस पॉइंट दिखाई देते हैं वो कहलाते हैं सेंट्रियोल, और उसके चारों तरफ आपको कलरलेस राउंड पार्ट दिखाई देता है जो सेंट्रोस्फियर कहलाता है। याद रखना कि बीच वाले दो पॉइंट को कहते हैं सेंट्रियोल और उसके चारों तरफ कलरलेस पार्ट को कहते हैं सेंट्रोस्फियर। ईच सेंट्रियोल डायमीटर इज 0.15 to 0.35 micron. In internal structure of that, 9 group of 3 peripheral microtubules are found and connected with rod-like structure. अगर आप इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते हो तो आपको तीन ट्यूब्यूल्स की आपको कह सकते हैं कि माइक्रो ट्यूब्यूल्स दिखाई देते हैं। 9 ट्यूब्यूल्स ऐसी होती है जो उसको घेरने का काम करती है और वो सब एक दूसरे से रॉड लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई होती है। ईच microtubule have thick wall of 250 angstrom long and 45 angstrom wide. In each microtubule have a tubulin protein, fat, ATPase enzyme which make 13 filament and these filaments surround them. और ये बात करें कि हर एक माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर ये कुछ एलिमेंट पाए जाते हैं जो उसके अंदर फिलामेंट को बनाने का काम करते हैं। 13 टाइप के फिलामेंट होते हैं जो क्या है उसको घेरे हुए होते हैं। फर्स्ट माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म ईच ट्राइएंगल ग्रुप कनेक्टेड टू सेंट्रल पार्ट बाय रोड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हब। याद रखना, इसमें हब या रोड क्या होती है कि हर एक माइक्रोट्यूब्यूल का ग्रुप, मतलब 3 जो माइक्रोट्यूब्यूल है उनका ग्रुप जो है उसमें पहली माइक्रोट्यूब्यूल जो है सेंट्रल पॉइंट के साथ जुड़ी हुई होती है और जिस पॉइंट के जिस स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई होती है वो कहलाती है उसकी हब या रोड। फंक्शन की हम बात करें तो बात करते हैं फंक्शंस की। तो फंक्शन में आता है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन स्पिंडल फाइबर आर मेड अप बाय सेंट्रोसोम। स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम को दोनों तरफ ले जाने का काम करते हैं स्पिंडल फाइबर। वो स्पिंडल फाइबर बनाने का काम करते हैं यही सेंट्रोसोम। Basal carpels of flagella cilia is made by centrosome and structure of all 3 are similar. क्या आप देख सकते हो कि फ्लैजिला, सीलिया और सेंट्रोसोम तीनों जो है उनका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। फ्लैजिला और सीलिया को बनाने का काम भी ये करता है। स्पर्मेटेड टेल इज प्रोड्यूस्ड बाय सेंट्रोसोम। कि स्पर्म जो होते हैं उनकी टेल जो बनती है उसके अंदर भी सेंट्रोसोम ही पाए जाते हैं जो उसकी पूंछ को बनाने का काम करते हैं, जिसके कारण जो स्पर्म है वे लिक्विड कंडीशन में मूवमेंट कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस के बारे में देखें तो रॉबर्ट ब्राउन थे, इन्होंने 1831 में पहली बार न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी ऑर्किड प्लांट की रूट्स में और उन्होंने इसका नाम दिया था एरिओला। लेटर दिस स्पेरिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस, यानी कि प्लू न्यूक्लियाई और कैरियोन। बाद में इसको न्यूक्लियस या कैरियोन कहा गया। Study of nucleus is called karyology and DNA present in it and control their metabolic process. के न्यूक्लियस के अंदर DNA होता है जो उसकी मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करता है और न्यूक्लियस की स्टडी कैरियोलॉजी कहलाती है। याद रखना, कहीं पे कैरियोन या न्यूक्लियस जो आए आप दोनों को एक ही चीज़ मानना।
और पहली बार जब इसका नाम दिया गया था तो वो एरियोला वर्ड कहा गया था। अब न्यूक्लियस की ऑक्यूपेंस देखें कि उसकी उपस्थिति कहाँ कहाँ होती है, तो आपको देखना पड़ेगा कि ऑल यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर केवल एक न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन मैच्योर आरबीसी ऑफ मैमल्स की मैच्योर आरबीसी के अंदर और प्लांट के अंदर सिव ट्यूब्स जो होती है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। याद रखना, एक कंपटीशन पर्पज से इसका क्वेश्चन बन सकता है कि आरबीसी के अंदर और सिव ट्यूब्स के अंदर आपको न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है उसके अंदर एक अस्पष्ट मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियस मिलता है जिसको हम न्यूक्लियोइड या प्रोकैरियोन कहते हैं। अगर न्यूक्लियस के शेप, साइज और नंबर की बात करें तो मोस्टली न्यूक्लियस इज स्फेरिकल एंड ओवल शेप्ड एंड ग्रीन एल्गी मे बी अनदर शेप। एल्गी के अंदर आपको अलग शेप का दिख जाएगा। इसका डायमीटर जो होता है 5 माइक्रोन टू 20 माइक्रोन का होता है। और नॉर्मली देखें तो आपको एक सेल के अंदर केवल एक न्यूक्लियस मिलेगा, लेकिन पैरामीशियम और ह्यूमन की कार्टिलेज के अंदर आपको 2 न्यूक्लियस मिलते हैं, जबकि फंगस, वोचेरिया और स्केलेटन मसल के अंदर जो है आपको 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस भी एक सेल में दिखाई देते हैं। अब बात करें न्यूक्लियस दिखता कैसा है, तो आपको याद रखना पड़ेगा न्यूक्लियस के नॉर्मली 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले तो उसकी मेम्ब्रेन कहलाती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या कैरियोथिका कहते हैं। सेकंड, उसके अंदर आपको गहरा न्यूक्लियस के अंदर भी एक डॉट दिखाई देता है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, और इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ होता है वह न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। और न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको धागे के जैसा स्ट्रक्चर क्रोमेटिन मटेरियल दिखाई देता है। पहले बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल यूनिट मेम्ब्रेन है जो 75 एंगस्ट्रॉन की मोटी हो सकती है और न्यूक्लियस के आउटसाइड में मिलती है। आपको, आप देख सकते हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये आपको यहाँ पे बाहर की तरफ दिखाई दे रही है। बिटवीन द 2 मेम्ब्रेन पेरी न्यूक्लियर स्पेस इज फाउंड। याद रखना कि दोनों मेम्ब्रेन के बीच आपको पेरी न्यूक्लियर स्पेस मिलता है जिसकी लेंथ होती है 10 to 15 नैनोमीटर। राइबोसोम जो है इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटसाइड पे चिपके हुए होते हैं, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है बनाता कौन है, याद रखना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वे सेल डिवीजन की टेलोफेज स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को प्रोड्यूस करता है। याद रखना, एक ये वर्ड पूछ सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनती कब है, तो आपको बताना पड़ेगा सेल डिवीजन की टेलोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। Between the 2 membrane diameter of 1300 to 1400 angstrom nuclear pore are found, and this pore structure called pore complex and substance found in this called annuli। याद रखना कि आपको जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वह पूरी तरीके से ढकी हुई नहीं होती, इसके बीच बीच में आपको गड्ढे दिखाई देती है जिसको न्यूक्लियर पोर कहते हैं। और न्यूक्लियर पोर के अंदर क्या है, आप मान के चलो कि एक लिक्विड भरा होता है जो कहलाता है एन्यूलाई। ठीक है। सेकंड बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपेरेंट सेमी लिक्विड ग्रेन्युलर होमोजीनस सब्सटेंस भरा होता है जिसको हम न्यूक्लियर सेप या कैरियोलिम्फ या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, लिपिड, मिनरल ये सब पाए जाते हैं और क्रोमेटिन का नेटवर्क बिखरा हुआ होता है और न्यूक्लियोलस इसके अंदर होता है। आप देख सकते हो कि ये जो अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, एक तो इसमें आपको न्यूक्लियोलस मिलेगा और दूसरा क्रोमेटिन का नेटवर्क मिलेगा, मतलब डीएनए, आरएनए ये सब चीज़ें इस न्यूक्लियोप्लाज्म में ही आपको मिलती है। बात करते हैं न्यूक्लियोलस की। द न्यूक्लियोलस हैज़ 1 or 2 or more spherical structure in न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर है। फोंटाना जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पहली बार इसकी डिस्कवरी की थी और बोमन नाम के साइंटिस्ट ने इसका नाम न्यूक्लियोलस कहा था। मतलब न्यूक्लियस के अंदर भी डेंस पॉइंट जो है, गहरा बिंदु जो है, वह उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियोलस एंड इट इज लॉस्ट इन प्रोफेज एंड रीअपियर इन टेलोफेज। आपको सेल डिवीजन जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको ये वर्ड आएगा कि न्यूक्लियोलस जो है प्रोफेज स्टेज में लॉस्ट हो जाता है, गायब हो जाता है और वापस टेलोफेज स्टेज के अंदर रीअपियर होता है। सेल डिवीजन की ये स्टेजेस हैं। बात करते हैं क्रोमेटिन मटेरियल की कि न्यूक्लियोप्लाज्म में
आपको इंटरफेज के अंदर धागों का जाल बिछा हुआ दिखाई देता है। थ्रेड लाइक फिलामेंट इसमें नेटवर्क होता है जो आपस में स्टेनिंग हो सकते हैं और जुड़ सकते हैं। इसको हम क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। यह क्रोमेटिन शब्द जो था पहली बार फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। एंड ड्यूरिंग सेल डिवीजन दिस मटेरियल कन्वर्ट इनटू क्रोमोसोम। सेल डिवीजन के दौरान यही क्रोमोसोम में बदल जाता है। एमिल हिट्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रोमेटिन मटेरियल को यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन नाम दिया था, मतलब दो भागों में इसको बांटा था। अब होते क्या हैं? हेटेरोक्रोमेटिन की बात करें तो ये डीपली स्टैंड होते हैं, जबकि यूक्रोमेटिन लाइटली स्टैंड होते हैं। कि अगर आप किसी डीएनए में किसी न्यूक्लियस में आप स्टेनिंग करते हो, कलर करते हो उसको, तो जो हिस्सा गहरे रंग से कलर्ड हो जाए, स्टेनिंग हो जाए, वो होगा हेटेरोक्रोमेटिन, और जो हल्के रंग से स्टेन हो वो कहलाएगा यूक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंस होते हैं और कॉइल्ड होते हैं, जबकि यूक्रोमेटिन की बात करें तो बहुत कम डेंस होते हैं, लूजली कॉइल्ड होते हैं। हेटेरोक्रोमेटिन की बात करें तो ये रीजन जेनेटिकली इनएक्टिव होता है, काम नहीं आता, जबकि यूक्रोमेटिन जेनेटिकली एक्टिव होता है। और हेटेरोक्रोमेटिन की बात करें तो डीएनए रेप्लिकेट आर डेली इन इंटरफेज, जबकि यूक्रोमेटिन की बात करें तो डीएनए रेप्लिकेट अर्लियर। याद रखना कि इंटरफेज सेल डिवीजन की एक फेज़ है कि हेटेरोक्रोमेटिन जो है उसमें डीएनए की कॉपी इंटरफेज में बननी शुरू होती है, जबकि यूक्रोमेटिन वाला जो है वो कह सकते हैं कि पहले बन जाता है। अब बात करते हैं न्यूक्लियस के फंक्शन की। तो न्यूक्लियस जो है कंट्रोल सेंटर कहलाता है सेल का, जो हर एक मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। हेमरलिंग साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियस की इम्पोर्टेंस को बताया था जब उन्होंने एल्गल एसिटाबुलेरिया नाम के एक एल्गी पे एक्सपेरिमेंट किए थे। क्रोमोसोम न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, जो क्या है जेनेटिक कैरेक्टर को कैरी करते हैं, मतलब माता पिता से गुणों को अगली पीढ़ी में ले जाने का काम क्रोमोसोम्स करते हैं, जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस जो है सेल डिवीजन की प्रोसेस को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस राइबोसोम का कह सकते हैं निर्माण करता है, बनाने का काम करता है। और डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये दोनों प्रोसेस भी न्यूक्लियस के अंदर कंप्लीट होती है। तो ये तो कुछ फंक्शन थे न्यूक्लियस के। आगे पढ़ते हैं हम क्रोमोसोम। कि क्रोमोसोम होते क्या हैं? कि क्रोमा का मतलब होता है कलर एंड सोमा का मतलब होता है बॉडी। कि एक धागे के जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय क्रोमेटिन मटेरियल ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन इज कॉल्ड क्रोमोसोम। कि न्यूक्लियर डिवीजन के दौरान धागे के जैसे जो मटेरियल बनते हैं उन्हें क्रोमोसोम कहते हैं। और स्ट्रॉसबर्गर वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहली बार क्रोमोसोम की डिस्कवरी की थी, और वोल्डेयर नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार क्रोमोसोम का नाम दिया था। कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सोमेटिक सेल्स आर डिप्लॉयड एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन जेनेटिक सेल्स आर हैप्लॉयड। याद रखना कि हमारी बॉडी के अंदर सोमेटिक सेल्स जिससे कि हमारे शरीर बना होता है, हाथों की, पैरों की, ब्रेन की, आँखों की, ये सब सेल्स कहलाती है सोमेटिक सेल्स, जिसके अंदर क्रोमोसोम हमेशा डिप्लॉयड स्टेज में होते हैं, मतलब जोड़े में पाए जाते हैं, पेयर में होते हैं। जबकि जेनेटिक सेल्स जो होती हैं, मतलब मेल के अंदर स्पर्म और फीमेल के अंदर एग, ये दोनों क्या है हैप्लॉइड स्टेज में होते हैं, मतलब सिंगल क्रोमोसोम मिलते हैं। और ये जेनेटिक सेल्स आपस में जुड़ के वापस नए एम्ब्रियो को बनाती है, तो एम्ब्रियो के अंदर वापस डिप्लॉयड स्टेज आ जाती है। एक कह सकते हैं कि क्वेश्चन भी आपके ये पूछा जाता है कि एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं उसमें एक सेल होती है एंडोस्पर्म, और उस एंडोस्पर्म के अंदर जो क्रोमोसोम है वे ट्रिप्लॉइड स्टेज में मिलते हैं, यानी कि 3n कंडीशन में आपको मिलते हैं। अब कुछ नाम आते हैं, जैसे कि शेप और साइज के तौर पे न्यूक्लियस, ये जो क्रोमोसोम है वे आपको अलग अलग नाम के दिखाई देते हैं। जैसे कि पहला आता है मेटासेंट्रिक, कि व्हेन सेंट्रोमियर इज मिडल एंड बोथ साइड आर इक्वल कॉल्ड वी शेप्ड। कि जब याद रखना कि क्रोमोसोम जो है दो धागों के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, और ये क्या है एक बिंदु से जुड़े हुए होते हैं, इस बिंदु को कहते हैं सेंट्रोमियर। और इस सेंट्रोमियर की जगह के कारण क्या होता है कि क्रोमोसोम का अलग अलग शेप बन जाता है। पहले बात की हमने मेटासेंट्रिक की, तो मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि सेंट्रोमियर बराबर बीच में होता है और दोनों जो आर्म्स होती है वे इक्वल होती है और आपको वी शेप का दिखाई देता है, तो उसको कहते हैं मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक इट्स कॉल्ड एल शेप्ड व्हेन सेंट्रोमियर बिलो एंड द मिडल सो बिलो द मिडल सो दैट वन साइड इज लॉन्ग एंड वन साइड इज शॉर्ट।
कि जब सेंट्रोमियर थोड़ा नीचे खिसक जाता है तो यह एल शेप का हो जाता है, जिसमें एक भुजा लंबी एक भुजा छोटी दिखाई देती, तो वो कहलाती है सब मेटासेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है कि सेंट्रोमियर जो है कॉर्नर की तरफ आ जाता है, जिससे वह जे आकार का दिखाई देता है, जे शेप का ऐसा दिखाई देता है, और एक भुजा तो बहुत लंबी होती है और एक भुजा बहुत छोटी हो जाती है। जबकि टीलोसेंट्रिक में क्या है कि सेंट्रोमियर गोज टू द टिप ऑफ क्रोमोसोम, बिल्कुल किनारे पे आगे आ जाता है, जिसके कारण आपको केवल एक साइड ही दिखाई देती है जो आपको आई शेप की दिखाई देती है, तो वो कंडीशन कहलाती है टीलोसेंट्रिक। तो हमने कैसे देखा इसको कि सेंट्रोमियर जो था वह जिस जगह पे था जिसके कारण उसकी भुजाएं, क्रोमोसोम की भुजाएं अलग अलग थी, उस तरीके से हमने नाम दिए थे। मेटासेंट्रिक जब बीच में हो, सब मेटासेंट्रिक नीचे की तरफ, एक्रोसेंट्रिक बहुत नीचे, टीलोसेंट्रिक पॉइंट पे। तो ये स्ट्रक्चर बनते हैं। अब बात करते हैं कि लेंथ ऑफ क्रोमोसोम जो है 1 से 20 माइक्रोन की होती है और इसकी मोटाई 0.2 से 3 माइक्रोन की होती है। सबसे बड़ी क्रोमोसोम आपको एक प्लांट है ट्राइलम ग्लैंडिफ्लोरम जो है उसके सेल्स में मिलती है, और सबसे छोटे क्रोमोसोम जो है वह आपको फंगस और बर्ड्स के अंदर मिलते हैं। प्लांट क्रोमोसोम आर लॉन्गर देन एनिमल क्रोमोसोम, जबकि मोनोकोट्स हैव लॉन्गर क्रोमोसोम देन डाइकोट प्लांट। तो ये कुछ कंपैरिजन थे किससे रिलेटेड, क्रोमोसोम से रिलेटेड। तो इसके साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट क्लास में हम उससे अगले चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।